आधी रात का खामोश वक्त जब पूरी दुनिया बेखबर सो रही थी, तब वॉशिंगटन के व्हाइट हाउस और तेल अवीव के प्रधानमंत्री दफ्तर के बीच की सीक्रेट हॉटलाइन पर अचानक एक ऐसी घंटी बजती है जो मिडिल ईस्ट के पूरे भूगोल और इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली। बंद कमरों की अगर देखा जाए तो रोशनी में कुछ ऐसी खुफिया दस्तावेज दस्तखत के लिए मेज पर सरकाए जा रहे थे, जिसकी भनक अगर वक्त से पहले दुनिया को लग जाती तो शायद बारूद का एक ऐसा नया बवंडर उठ खड़ा होता जिसे संभालना किसी के बस में नहीं था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि जिस इजराइल को अमेरिका दशकों से अपने कलेजे का टुकड़ा और मिडिल ईस्ट में अपनी आंख कान कहता था, उसी के खिलाफ वॉशिंगटन की बंद और धूल खाती फाइलों में एक ऐसी खुफिया पटकथा लिखी जा रही थी जो दोस्ती के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का सबसे बड़ा और खौफनाक धोखा साबित होने वाली थी। इस रहस्यमयी सौदेबाजी की पर्दे के पीछे चलती कहानी ने अब दुनिया के सामने आकर वो अगर देखा जाए तो तहलका मचा दिया है कि सदियों पुराने गठबंधन ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा एक खास शो विश्व युद्ध और मैं हूं आपके साथ तान्या। सच ही कहा गया कि मतलब की यारी चौबे जी की सवारी। जब तक वॉशिंगटन को अपना स्वार्थ साधना था, जब तक उसे मिडिल ईस्ट के तेल के कुओं पर अपनी चौधराहट जमाए रखनी थी, तब तक इजराइल के हर छोटे बड़े गुनाह पर अमेरिका आंख मूंदकर पर्दा डालता रहा और दुनिया के हर मंच पर उसका ढाल बनकर खड़ा रहा। लेकिन जैसे ही ईरान ने साथ पर्दे के पीछे चल रही अमेरिका की गुप्त गोटियां फिट हुई और उसकी लाचारी ने उसे एक समझौते की मेज पर लाकर खड़ा कर दिया। वॉशिंगटन के सुर और तेवर रातों रात इस कदर बदल गए कि कल तक सगा भाई आज अजनबी नजर आने लगा। अमेरिका और ईरान के बीच हुई इस खुफिया और अचानक सामने आई डील ने इजरायली हुकूमत की रातों रात की नींद और दिन का चैन पूरी तरह उड़ा कर रख दिया। बेंजामिन नेतन्याहू की कैबिनेट के गद्दावर मंत्री अब सरेआम मीडिया के कैमरों के सामने आकर इस समझौते को अमेरिका का सबसे बड़ा पाखंड और पीठ में छुरा घोंपने वाली हरकत बता रहे हैं। और यही बगावती सूरब सुपर पावर अमेरिका के उस सातवें आसमान पर बैठे अहंकार को बुरी तरह छुप गई है, जो किसी की न सुनने का आदी। दुनिया भर के देशों को आपस में लड़ाकर जंग की आग में बेकसूरों को झोंककर दूर से तमाशा देखना और हथियार बेचकर अपनी तिजोरियां भरना तो अमेरिका की सदियों पुरानी और घिनौनी फितरत रही। लेकिन इस बार उसने वफादारी की सारी हदें और कूटनीतिक मर्यादाएं तार तार कर दी, जिसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर कल तक वो ईरान की परमाणु ताकत और उसके मिलिशिया नेटवर्क के खिलाफ हुंकार भर रहा था, आज उसी इजराइल को अमेरिका के बीच मझधार में दुश्मनों के चक्रव्यूह के बीच अकेला बेसहारा छोड़ने की खुली धमकी देने पर उतर आया। व्हाइट हाउस की नई और शातिर चाल साफ साफ बयां करती है कि महाशक्तियों की दोस्ती महज पानी भर लिखी इबारत और कागजी नाव होती है, जो वक्त की लहरों और स्वार्थ का रुख बदलते ही बिना कोई वक्त गवाए डूब जाती है। जिस इजराइल ने अमेरिका के इशारों पर पूरे रीजन से दुश्मनी मोल ली, आज उसे ही अमेरिकी प्रशासन खलनायक बनाकर दुनिया के सामने पेश करने की साजिश रच रहा, ताकि उसकी अपनी कामियों अगर देखा जाए तो नाकामियों पर पर्दा डाल सके। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट हमारे सहयोगी विवेक सांडल्य के साथ। बात किसी को हजम नहीं हुई तो वो थे इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू। अमेरिका और इजराइल के बीच तल्खी शुरू हो गई। इजराइल ने यहां तक कह दिया कि इजराइल जंग नहीं रोकेगा, वो अमेरिका का गुलाम नहीं है। तो जवाब में अमेरिका ने कूटनीतिक हलकों में एक्शन लेना शुरू कर दिया। जरा मैं दिलचस्प कहानी डिटेल से आपको सुनाता हूं। अमेरिका और ईरान जंग में इजराइल इस वक्त साइडलाइन है और जब से जंग रुकी है, सीजफायर के बाद डील पर सहमति बनी है, तब से नेतन्याहू ने लेबनान में मिसाइलों की बारिश तेज कर दी है। नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, चाहे ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, कोई भी हो, किसी के कहने पर
हम लेबनान से जंग नहीं रोकेंगे। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप उखड़े हुए हैं। इतना ही नहीं, इजराइल के रक्षा मंत्री को अमेरिका ने वीजा देने से इनकार कर दिया और कहा कि अमेरिका आने की कोई जरूरत नहीं है, थैंक यू वेरी मच। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप इजराइल को एक कमजोर राष्ट्र बता रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल से कहा कि मैं नहीं होता तो पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ होती और तुम भीख मांग रहे होते। ट्रंप ने इजराइल को लेकर क्या कुछ कहा, इसके अलावा आपको खुद सुनवाते हैं। We're talking about some end details. I didn't like that he did an attack based on there's a very minor little thing with some drones that were released, and he ends up doing I saw that attack. I saw where that bomb went. Did you see what happened? That was a vicious, that was too much. You can do too much also. But we've had a very effective relationship. Without us, without the United States, there would be no Israel. यानी डोनाल्ड ट्रंप इजराइल को कमजोर राष्ट्र बता रहे हैं, कह रहे हैं मैं नहीं होता तो इजराइल तबाह हो गया होता। ट्रंप ने G7 समिट की एक बैठक में कहा कि नेतन्याहू लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ाई जरूरत से ज्यादा लंबी खींच रहे हैं। उन्होंने कहा लेबनान कभी एक देश था और अब वहां की हालत बेहद खराब हो गई है। ईरान समझौते में अलग थलग पड़े इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। पिछले 48 घंटे में अमेरिका ने नेतन्याहू को 4 बड़े झटके दिए और ये सभी बड़े झटके अमेरिका ने दिए, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिए। खुलेआम कह दिया ट्रंप ने कि अगर मैं नहीं होता तो इजराइल बर्बाद होता। मैंने आपको बयान भी सुनवाया। ट्रंप ने इजराइल को सीरिया से भी कमजोर बता दिया। ट्रंप के मुताबिक हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल से बेहतर सीरिया लड़ सकता है। नेतन्याहू के लिए ट्रंप का यह बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि अक्टूबर 2026 में इजराइल में प्रधानमंत्री का प्रस्तावित चुनाव है और अब तक नेतन्याहू अमेरिका के भरोसे इस चुनाव में जीत की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू से पल्ला पूरी तरीके से झाड़ लिया है। और अगर एक बात और बता दूं, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल में चुनाव हार जाते हैं तो उनके ऊपर भ्रष्टाचार को लेकर एक्शन हो सकता है, जांच आगे बढ़ाई जा सकती है और हो सकता है नेतन्याहू को जेल जाना पड़े। यानी नेतन्याहू के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। अब आपको बताते हैं इजराइल को कैसे अमेरिका बैक टू बैक झटके दे रहा है। सबसे पहले तो डील में ही इजराइल को अमेरिका ने शामिल नहीं किया और डील से ही दूर रखा। डील में अमेरिका ने इजराइल को न शामिल किया न इजराइल की शर्तों को शामिल किया। ईरानी मिसाइलों पर प्रतिबंध लगाना चाहता था इजराइल। खाड़ी देश अब्राहम अकॉर्ड में आए, यह भी चाहता था इजराइल, लेकिन इन दोनों शर्तों को अमेरिका ने डील में नहीं रखा और ना तो डील में रखा और ना ही डील की कॉपी दी। इजराइल ने अमेरिका से डील की एमओयू मांगी थी, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, डील की कॉपी मांगी थी। अमेरिका ने इजराइल को कॉपी देने से भी इनकार कर दिया। ट्रंप ने कहा हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ने में इजराइल कमजोर मुल्क साबित हुआ है। हिजबुल्लाह के खिलाफ तो सीरिया बेहतर तरीके से लड़ाई लड़ सकता है। यानी बेंजामिन नेतन्याहू का भी मजाक उड़ाया और इजरायली डिफेंस फोर्सेस को भी आड़े हाथों ले लिया। ईरानी डील से पहले नेतन्याहू ट्रंप से मिलना चाहते थे। व्हाइट हाउस ने अभी उन्हें मिलने का वक्त नहीं दिया। डील के बाद उन्हें मिलने का वक्त दिया जा सकता है। पहले मुलाकात हुई तो नेतन्याहू फिर से इस डील को फंसा सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है। वॉशिंगटन की इस गिरगिट की तरह रंग बदलती फितरत पर अब दुनिया भर के समझदार लोग थू-थू कर रहे हैं और उसकी साख का जनाजा निकल चुका है, क्योंकि जो बाइडेन के जाने के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप की नई सरकार ने भी इजराइल को सरेआम आंखें दिखाना और उसे अपनी उंगलियों पर नचाना शुरू कर दिया। इजराइल की सुरक्षा पर मंडराते खतरों और उसके जख्मों पर बेरहमी से नमक छिड़कते हुए अमेरिकी सत्ता के गलियारों से अब साफ साफ आवाजें आने लगी हैं। अगर हम नहीं हो तो तुम्हारा इस पूरी दुनिया में कोई माई बाप नहीं, तुम हमारे बिना एक दिन भी वजूद में नहीं रह सकते। यह ऐसा कड़वा और अपमानजनक सच है जिसे निगलना किसी भी संप्रभु और स्वाभिमानी मुल्क के लिए अब पूरी तरह से नामुमकिन होता जा रहा है। लेकिन अमेरिका अपने इसी आर्थिक और सैन्य दबाव के दम पर तेल अवीव को घुटनों पर लाने की पूरी कोशिश कर रहा है। इस पूरे कूटनीतिक तकरार और आपसी नफरत की आग को सबसे ज्यादा हवा दी है अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस के उस बेहद कड़े, तीखे और बदजुबान बयान ने, जिसने तेल अवीव के सियासी गलियारों से लेकर सैन्य मुख्यालयों तक में एक बहुत बड़ा भूचाल ला दिया।
जेडी वैंस ने गुरुवार 18 जून को खुलेआम व्हाइट हाउस में पत्रकारों के हुजूम के सामने इजराइल को एक ऐसी गीदड़ भभकी दे डाली जिसे सुनकर अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषक भी सुन रहे हैं। वैंस ने बेहद तल्ख और साफ लहजे में चेतावनी देते हुए कह दिया कि इजराइल को इस पूरी दुनिया में बचे अपने इकलौते सबसे वफादार और सबसे ताकतवर जोड़ीदार यानी कि अमेरिका को नाराज करने की हिमाकत भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। जेडी वैंस के इस अहंकार से भरे बयान में अमेरिका का वो पुराना और घिसा पिटा सामंती घमंड साफ साफ झलक रहा था जो दुनिया के हर उस मुल्क को अपना गुलाम और बंधुआ मजदूर समझने की भूल कर बैठता है, जिसकी वो कभी मदद करना ही अगर देखा जाए तो मदद करता है। वैंस ने सीधे तौर पर नेतन्याहू कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्रियों को नसीहत और गुड़की देते हुए कहा कि वो अब भी वक्त है हकीकत को समझे और गहरी नींद से जागे, क्योंकि वॉशिंगटन की हवा का रुख अब पूरी तरह बदल चुका है और हमारी मेहरबानी के बिना तुम्हारी सुबह नहीं हो सकती। ये सीधे सीधे इजराइल की संप्रभुता और उसके आंतरिक फैसलों पर अमेरिका का एक ऐसा करारा तमाचा था जिसने दोनों देशों के बीच दशकों से बने विश्वास और रिश्तों की बची कुची अगर देखा जाए तो साग को भी हमेशा के लिए मिट्टी में मिलाकर रख दिया। वॉशिंगटन के इस घमंडी दूत यानी कि वैंस की बदजुबानी यहीं पर आकर नहीं रुकी, बल्कि उन्होंने अपने आका डोनाल्ड ट्रंप का कसीदा पढ़ते हुए इजराइल को ये तक एहसास करा दिया कि इस पूरी कायनात में ट्रंप के सिवा उनका कोई सच्चा खैर ख्वाह और मददगार बचा ही नहीं। वैंस ने सीना तान कर कहा कि इस समय पूरी दुनिया के नक्शे पर सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ही ऐसे इकलौते राष्ट्र प्रमुख हैं जो इजराइल के अस्तित्व और उसकी समस्याओं के प्रति अपने दिल में थोड़ी बहुत सहानुभूति रखते हैं। और ये बात इजराइल को याद रखनी चाहिए कि संयोग से वही इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी और विनाशकारी महाशक्ति के बेताज बादशाह भी हैं, जिनसे टकराने की कीमत बहुत भारी हो सकती है। इसके बाद जेडी वैंस ने जो अगला जुमला उछाला उसने तो इजराइल के राष्ट्रपति आत्मसम्मान को पूरी तरह से तार तार करके रख दिया और उसकी सेना के पराक्रम का खुला अगर देखा जाए तो खुलेआम मजाक उड़ाया गया। यानी कि वैंस ने सीधे तौर पर इजराइल को एक एहसान फरामोश मुल्क की तरह पेश करते हुए कहा कि तुम्हारी सेना आज सरहदों पर जो बारूद बरसा रही है और अपनी रक्षा कर रही है वो असल में हमारे टुकड़ों पर पल रही है और हमारी ही खैरात है। उन्होंने पूरी दुनिया के सामने आंकड़े गिनवाते हुए याद दिलाया कि पिछले 3 महीनों के भीतर इजराइल की रक्षा करने वाले कुल रक्षात्मक हथियारों में से 2/3 हिस्से का निर्माण खुद अमेरिकी कारखानों में अमेरिकी लोगों ने किया है और उन पर आने वाले अरबों डॉलर का पूरा खर्च अमेरिकी करदाताओं की जेब से टैक्स के रूप में लिया गया है। ये सुपर पावर अमेरिका का वो असली और डरावना चेहरा है जो पहले तो दुनिया भर में अपने हथियार बेचने के लिए जंग के हालत पैदा करता है, अपनी तिजोरियां भरता है और बाद में मुसीबत के वक्त उसी एहसान का सरेआम ढिंढोरा पीटकर सामने वाले मुल्क को पूरी तरह से सामने नीचे दिखाने से भी बाज नहीं आता। वैंस ने 2 टूक और सख्त शब्दों में कह दिया कि इजराइल की असली समस्या डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका का नया प्रशासन नहीं है, बल्कि इजराइल के वो सिरफिरे नेता है जो जमीन पर पैर रखने को तैयार नहीं और हवा में उड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग वॉशिंगटन को इस वक्त विलेन मान रहे हैं उन्हें अब अपनी आंखें खोलकर दुनिया की इस कड़वी और नई हकीकत को तस्लीम कर लेना चाहिए कि बॉस कौन है। अपनी इस बदजुबान के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए गुरुवार को ही एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें सनसनीखेज इंटरव्यू में जेडी वैंस ने इजराइल के सबसे गद्दावर और दक्षिणपंथी मंत्रियों की सरेआम क्लास लगा दी और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक मर्यादाओं को ताक पर रख दिया। वैंस ने सीधे तौर पर इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन गवीर और वित्त मंत्री बेजालेल सैमोट्रीज का नाम अपने मुंह से लेकर उन्हें पूरी दुनिया के सामने कटघरे में खड़ा कर दिया। दरअसल इन दोनों कट्टरपंथी मंत्रियों ने अमेरिका और ईरान के बीच हुई इस हालिया शांति डील की खुलकर धज्जियां उड़ा दी थी और इसे इजराइल के साथ विश्वासघात बताया, जो वॉशिंगटन के हुक्मरानों को इतनी नागवार गुजरी कि उन्होंने मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी। वैंस ने इन इजरायली मंत्रियों की औकात बताते हुए उन पर तीखा तंज कसा और एक ऐसा सवाल दागा जिसने तेल अवीव को भीतर तक हिलाकर रख दिया। उन्होंने पूछा कि अगर तुम्हें इस शांति समझौते से इतनी ही बड़ी दिक्कत है तो तुम ही बताओ कि तुम्हारे पास इस अंतहीन जंग का क्या तोड़ या समाधान है। इस महज 90 लाख की आबादी वाला एक छोटा सा मुल्क
हो जो चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा है और तुम अपनी हर राष्ट्रीय सुरक्षा समस्या का हल सिर्फ बेकसूर लोगों को मौत के घाट उतारकर या अंधाधुंध बमबारी करके नहीं निकाल सकते। ये अमेरिका का वो सबसे बड़ा और घिनौना दोहरा मापदंड है जो खुद तो वियतनाम से लेकर इराक और अफगानिस्तान तक आधी दुनिया को तबाह कर चुका है और आज जब खुद पर आ जाए तो दूसरों को अमन और इंसानियत का खोखला पाठ पढ़ा रहा है। उधर खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी अब इजराइल पर अपने जुबानी तीर चलाने और उसे दुनिया के सामने बदनाम करने से कतई बाज नहीं आ रहे हैं और लगातार अपनी टोन बदल रहे हैं। कल तक जो ट्रंप चुनाव जीतने के लिए इजराइल के हर आक्रामक कदम की सराहना करते नहीं थमते थे और खुद को उसका सबसे बड़ा रक्षक बताते थे, आज वही ट्रंप अमेरिकी हितों के लिए इजरायली हमलों में हो रही मौतों को लेकर मगरमच्छ के आंसू बहाने लगे। लेबनान के भीतर घुसकर हिजबुल्ला के आतंकी नेटवर्क के खिलाफ इजराइल की जो आक्रामक कार्रवाई कल तक सही थी, वो अब अचानक ट्रंप की आंखों में इस कदर खटकने लगी है कि वो सरेआम इजराइल को संयम बरतने और अपनी सीमा में रहने की नसीहतें दे रहे हैं। फ्रांस की खूबसूरत वादियों में हुई G7 शिखर सम्मेलन के दौरान ट्रंप के भीतर का वो असली दोगलापन और कूटनीति पलटी मारने का अंदाज फिर से पूरी दुनिया के सामने उजागर हुआ जब उन्होंने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इजराइल के युद्ध कौशल और उसकी रणनीति का सरेआम मजाक उड़ाया। ट्रंप ने तंज कसते हुए कहा कि अगर हिजबुल्ला के 2 अदने से ड्रोन रेगिस्तान में गिर जाते हैं और उनसे कोई बड़ा नुकसान नहीं होता तो इजराइल को पागलों की तरह जवाबी कार्रवाई करते हुए बेरूत की पूरी गगनचुंबी इमारतों को जमींदोज करने की कोई जरूरत नहीं। ये पूरी तरह से गैर जरूरी और बचकाना कदम था। ट्रंप का ये हैरान करने वाला बयान साफ साफ दिखाता है कि अमेरिका किस हद तक अपने फायदे के लिए गिरगिट की तरह पल पल में रंग बदलता है और अपनी वफादारियों को बेच देता है। उन्होंने इजराइल को नीचा दिखाते हुए कहा कि वो इससे कहीं बेहतर, समझदार और सलीके वाले तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर व्यापार कर सकते हैं और उन्हें ये सीखना होगा। अपनी इसी बात का ढिंडोरा पीटने के लिए ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर भी एक लंबी चौड़ी पोस्ट डाल दी जिसमें उन्होंने अपनी पीठ थपथपाते हुए इजराइल, लेबनान और हिजबुल्ला समेत कई तमाम मोर्चे पर तुरंत और पूर्ण सीजफायर यानी कि युद्ध विराम लागू करने की वकालत कर दी ताकि वो खुद को दुनिया के सामने शांतिदूत साबित कर सके। लेकिन वॉशिंगटन के इस भारी दबाव और धमकियों के आगे इजराइल भी रस्सी चल गई पर बल नहीं गया कि कहावत को पूरी तरह से चरितार्थ कर रहा है और घुटने टेकने को तैयार नहीं। अमेरिकी धमकियों और हथियारों की सप्लाई रोकने की परोक्ष चेतावनियों के बावजूद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी हुकूमत के सामने झुकने से साफ और दो टुक शब्दों में इनकार कर दिया है। नेतन्याहू ने वॉशिंगटन को उसकी भाषा में करारा जवाब देते हुए पूरी दुनिया के सामने ऐलान किया है कि भले ही वॉशिंगटन और तेहरान के बीच कोई भी गुप्त या खुला समझौता हो जाए, इजराइल दक्षिणी लेबनान में अपने खून पसीने और सैनिकों की शहादत से बनाए गए कब्जे वाले सुरक्षा क्षेत्र से 1 इंच भी पीछे नहीं हटने वाला, चाहे इसके लिए अंजाम कुछ भी। नेतन्याहू का ये अड़ियल, सख्त और बेबाक रुख असल में अमेरिकी हुकूमत के उस घमंडी मुंह पर एक ऐसा करारा तमाचा है जो ये गलतफहमी पाले बैठी थी कि अपने चंद डॉलरों और घातक हथियारों की भीख के दम पर वो तेल अवीव को तकरीर और उसकी सन प्रभु का फैसला अपनी मर्जी से लिख देगी। इजराइल ने अपने इस कड़े रुख से साफ कर दिया है कि उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा की शर्तें और सरहदों की लकीरें वॉशिंगटन की यानी कि वातानुकूलित बंद कमरों में बैठकर तय नहीं होगी, चाहे इसके लिए उसे अपने इतिहास के सबसे बड़े संकट का सामना करने पड़े या दुनिया के सबसे बड़ी महाशक्ति से सीधी और आर पार की जंग ही क्यों न लड़नी पड़े। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के इस बेहद पेचीदा और रोमांचक ड्रामे के बीच इस अमेरिका ईरान डील पर ईरान के नए और रहस्यमयी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई का भी पहला और बेहद बड़ा बयान सामने आ चुका है जिसने जलती हुई आग में घी डालने का काम किया है। मुश्तबा खामनेई ने अपने इस बयान में अमेरिका के खोखले सुपर पावर होने के दम धज्जियां उड़ाते हुए दावा किया कि इस समझौते को अंजाम तक पहुंचाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस कदर परेशान थे कि उन्होंने अपनी लाचारी और बेबसी में ईरान को मनाने के लिए अपने सारे कूटनीतिक हथकंडे, साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना डाले थे।
मुस्तफा खामनेई ने यह कहकर अमेरिका के तथाकथित वैश्विक दबदबे और उसकी अकड़ को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया है कि वॉशिंगटन इस वक्त आर्थिक और सैन्य मोर्चे पर बुरी तरह लाचार हो चुका है और ट्रंप ने लगभग घुटनों पर आकर हर तरफ का परोक्ष दबाव और तरीका आजमाया ताकि ईरान किसी भी तरह इस डील पर दस्तखत करने के लिए राजी हो जाए। ईरान के सुप्रीम लीडर ने इस समझौते को अपनी अंतिम मंजूरी तो दे दी है, लेकिन साथ ही अमेरिका को उसकी हैसियत याद दिलाते हुए ये भी साफ कह दिया है कि इस पूरे मुद्दे पर उनकी अपनी निजी राय अमेरिकी शर्तों से बिल्कुल अलग थी और वो इस झांसे में नहीं आने वाले। उन्होंने आगे की रणनीति का खुलासा करते हुए साफ कहा कि उन्होंने इस डील को सिर्फ और सिर्फ इसलिए आगे बढ़ाने की इजाजत दी क्योंकि ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से ये पुख्ता भरोसा और लिखित गारंटी दिलाई थी कि इस समझौते के जरिए ईरानी आवाम के अधिकारियों और उनके परमाणु हितों और उनकी संप्रभुता की हर हाल में रक्षा की जाएगी और अमेरिका का कोई भी दबाव स्वीकार नहीं किया जाएगा। मुस्तफा का ये आक्रामक बयान साफ तौर पर दिखाता है कि ईरान ने ये पूरी बाजी अंतर्राष्ट्रीय बिसात पर अपनी शर्तों पर जीती है, जबकि अमेरिका सिर्फ और सिर्फ दुनिया के सामने अपनी डूबती हुई लाज और इज्जत बचाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। इसके अलावा ईरान के सुप्रीम लीडर ने एक और ऐसी बड़ी और दूरगामी बात कह दी है जिसने वॉशिंगटन के पेंटागन से लेकर CIA के मुख्यालय तक सबके कान खड़े कर दिए और उनकी रातों की नींद उड़ा दी है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आने वाले समय में तेहरान और वॉशिंगटन के बीच सीधी द्विपक्षीय और आमने सामने की बातचीत का दौर तो शुरू होगा, लेकिन अमेरिकी हुकूमत इस गलतफहमी में रहने की भूल कतई न करे कि इस बातचीत का मतलब ये निकाला जाए कि ईरान ने अपने सबसे बड़े और कट्टर दुश्मन अमेरिका के रुख या उसकी साम्राज्यवादी शर्तों के आगे अपने घुटने टेक दिए हैं। यहाँ ये बात बेहद गौर करने वाली है कि ये पहला ऐसा मौका है जब मुस्तफा खामनेई ने इस ऐतिहासिक, अगर देखा जाए तो बेहद गुप्त और विवादित समझौते पर अपनी कोई पहली आधिकारिक सार्वजनिक प्रतिक्रिया दर्ज कराई है। याद दिला दें कि इसी साल 28 फरवरी को ईरान की धरती पर हुई एक भीषण अमेरिकी इजरायली संयुक्त हवाई हमले में उनके पिता और ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की दर्दनाक मौत हो गई थी, जिसके बाद भारी उथल-पुथल के बीच मार्च के महीने में मुस्तफा ने ईरान के सर्वोच्च पद की कमान संभाली थी और तब से लेकर आज तक के रहस्यमयी तरीके से कभी भी सार्वजनिक रूप से मीडिया या जनता के सामने नजर नहीं आए। यानी कि मुस्तफा खामनेई के इस बेहद तीखे बयान, अपमानजनक दावे और करारे तंज पर हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे तौर पर कोई भी पलटवार करने की हिम्मत नहीं दिखाई है, जिससे साफ साफ पता चलता है कि अमेरिका इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के मोर्चे पर कितना ज्यादा बैकफुट पर आ चुका है। ट्रंप चुपचाप अपमान का ये कड़वा घूंट पीकर रह गए और उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर सिर्फ एक झूठे शांतिदूत बनने का ढोंग रचते हुए एक बेहद कमजोर पोस्ट की, जिसमें उन्होंने महज एक उम्मीद जताई कि मिडिल ईस्ट के तमाम देश और ताकतें इस बातचीत के शांतिपूर्ण रास्ते पर बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ती रहेंगी। इस बीच सिर्फ बयानों में ही नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर भी अमेरिका ने ईरान की बढ़ती ताकत और उसके रसूख के आगे पूरी तरह से घुटने टेकने के पुख्ता संकेत दे दिए हैं, जिससे इजराइल का भड़कना लाजमी था। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम ने आधिकारिक तौर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बेहद चौंकाने वाली बात की पुष्टि कर दी है कि दुनिया के सबसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिकी नौसेना द्वारा महीनों से की गई संख्या अगर देखा जाए तो सख्त सैन्य नाकेबंदी को पूरी तरह और तत्काल प्रभाव से खत्म कर दिया जाएगा। यानी कि सेंटकॉम ने साफ कर दिया है और ये बड़ा और पीछे हटने वाला कदम सीधे राष्ट्रपति ट्रंप के सख्त और लिखित निर्देशों के बाद ही उठाया गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे रणनीतिक जलमार्ग में अमेरिकी नौसेना के विशालकाय युद्धपोतों का इस तरह दुम दबाकर पीछे हटना यह साबित करने के लिए काफी है कि अमेरिका की वो वैश्विक चौधराहट और सुपर पावर होने का दमका अब सिर्फ और सिर्फ कागजी शेरों जैसा रहता है, जो असली दबाव और संकट पड़ने पर अपने साथियों को धोखा देकर भागने में ही अपनी भलाई समझती है। हालांकि सेंटकॉम ने दुनिया के सामने अपनी बची कुची इज्जत और साख बचाने के लिए ये लफाजी जरूर की कि कुछ अमेरिकी लड़ाकू जहाज और टोही दस्ते इस क्षेत्र के आसपास निगरानी के लिए बने रहेंगे, लेकिन पूरी दुनिया इस हकीकत को अच्छे से जानकारी है और जानती भी है कि नाकेबंदी हटाने का असली और कड़वा मतलब क्या। इस पूरे घटनाक्रम और अमेरिकी इजराइल के बीच चौराहे पर आई इस दरार ने एक बार फिर
अंतरराष्ट्रीय राजनीति के उस शाश्वत अगर देखा जाए और कड़वे नियम को साफ कर दिया है कि इस मतलबी दुनिया में ना तो कोई स्थायी दोस्त आता है और होता है और ना ही कोई स्थायी दुश्मन। यहाँ सिर्फ और सिर्फ अपने राष्ट्रीय स्वार्थ और सत्ता की धूप की राजनीति चलती है। अमेरिका ने इतिहास को एक बार फिर से दोहराते हुए यह साबित कर दिया है कि वो अपने तुच्छ फायदों और राजनीतिक रोटियों सेकने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है और अपने सबसे भरोसेमंद और पुराने साथी की भी बलि सरेआम चढ़ा सकता है। इजराइल और अमेरिका के बीच दिन ब दिन बढ़ती ये गहरी खाई इस बात का साक्षात गवाह है कि जब इंसानों या राष्ट्रों पर विनाशकाले विपरीत बुद्धि का साया मंडराता है तो कल तक जो पक्के दोस्त एक दूसरे के लिए जान देने की कस्में खाते थे, आज वही एक दूसरे के खून के प्यासे और जानी दुश्मन बन जाते हैं। अमेरिका ने इजराइल को जिस तरह से सरेआम अपने पैसे और दिए गए हथियारों का ताना मारकर उसकी औकात याद दिलाई, उसने ये पूरी तरह साफ कर दिया कि वॉशिंगटन के हुक्मरानों की नजर में इजराइल की हैसियत महज एक किराए के टुट्टू और मोहरे से ज्यादा कभी नहीं, जिसे जरूरत खत्म होते ही फेंक दिया जाता है। यानी कि जेडी वेंस का दुनिया के सामने ये पूछना कि 90 लाख की आबादी वाला एक अदना सा मुल्क भला हमारा मुकाबला या हमारी मुखालफत क्या करेगा, इजराइल के संप्रभु आत्मसम्मान पर एक ऐसा गहरा जख्म है जिस पर वो बार बार नमक छिड़क रहे। अमेरिका का एक घमंडी प्रशासन शायद ये भूल गया कि इसी इजराइल के सैन्य दम और खुफिया नेटवर्क के बूते उसने दशकों तक मिडिल ईस्ट के तेल के कुओं और वहां की राजनीति पर अपनी गंदी नजरें गड़ाए रखी। और आज जब अपनी नाकामी के चलते ईरान के साथ उसकी बात बन गई तो उसे इजराइल की आबादी छोटी और उसका वजूद बोना नजर आने लगा। डोनाल्ड ट्रंप की नई और अजीबोगरीब कूटनीति असल में मुंह में राम बगल में छुरी और हाथी के दांत और दिखाने को कुछ और होने का सबसे बेहतरीन और सटीक उदाहरण। एक तरफ तो वो दुनिया के सामने इजराइल के सबसे बड़े हमदर्द और रक्षक बनने का ढोंग और नाटक रचते हैं और दूसरी तरफ अपने ही उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को आगे कर तेल अवीव की चुनी हुई सरकार को सरेआम बेइज्जत और जलील करवाते हैं। ये अमेरिका का वो असली दोगला और घिनौना चरित्र है जिससे दुनिया के हर छोटे बड़े मुल्क को अब पूरी तरह से सतर्क और सावधान हो जाने की सख्त जरूरत है। उधर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बिसात पर इतनी आसानी से हार मानने वाला या घुटने टेकने वाले खिलाड़ी बिल्कुल नहीं। उनका अपना एक अलग मिजाज है। उन्होंने वॉशिंगटन को कड़े लहजे में संदेश भेज दिया है कि अगर अमेरिका को ये गलतफहमी हो गई है कि वो हथियारों की सप्लाई रोककर या पैसों की धमकी देकर इजराइल को अपनी शर्तों पर झुका देगा तो ये उसके जीवन की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक भूल साबित है। इजराइल ने लेबनान के मोर्चे से अपने कदम पीछे खींचने से साफ मना करके अमेरिका के उस साम्राज्यवादी घमंड के मुंह पर एक ऐसा करारा तमाचा जड़ा है जिसकी गूंज दूर तक जाएगी। इस पूरे कूटनीतिक घमासान और आपसी रार में अगर सबसे बड़ा फायदा किसी को उठता हुआ देखा जा रहा है तो वो निश्चित रूप से ईरान और उसका पूरा गठबंधन है जो दूर बैठकर इस तमाशे का लुत्फ ले रहा है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई का ये सीना तानकर दावा करना कि ट्रंप ने अपनी लाचारी और बेबसी में ये समझौता ईरान की शर्तों पर किया है, वॉशिंगटन के गाल वो करारा तमाचा है जिसकी गूंज पूरे पेंटागन और व्हाइट हाउस के गलियारों में आज भी साफ सुनाई दे रही है। अमेरिका जो खुद को पूरी दुनिया का ठेकेदार और सिपाही समझता था, आज एक अदधा समझौते के लिए ईरान की दहलीज पर मिन्नतें करता नजर आ रहा है। अमेरिका के इस डरपोक और कायरतापूर्ण कूटनीति ने मिडिल ईस्ट के पूरे सुरक्षा समीकरण और भू राजनीति को पूरी तरह से उलट-पुलट करके रख दिया है और नए गठबंधनों की नींव रखी है। जो छोटे और मजलूम देश कल तक अमेरिका के खोखले वादों और उसकी सुरक्षा गारंटी के भरोसे अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की योजनाएं बना रहे थे, आज वो वॉशिंगटन के इस धोखे को देखकर अपनी नीतियों को दोबारा टटोलने और नए साथी ढूंढने पर मजबूर हो गए। वॉशिंगटन की साख अब दुनिया के सामने उस टहलते हुए रेत की गिरे हुए अगर देखा जाए तो किले की तरह हो गई है जिसकी एक एक ईंट बिखर रही है और उस पर भरोसा करना खुदकुशी जैसा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अत्यंत महत्वपूर्ण जलमार्ग से अमेरिकी नौसेना के युद्धपोतों का चुपचाप अपनी नाकेबंदी हटाकर पीछे हट जाना इस बात का सबसे बड़ा और जीता जागता सबूत है कि अमेरिका अब सीधे सैन्य टकराव से बुरी तरह डरने लगा है। उसकी अपनी अंदरूनी खस्ताहाल
अर्थव्यवस्था, भारी कर्ज और घरेलू राजनीति के अंत विरोधों ने उसे भीतर से इस कदर खोखला और कमजोर कर दिया है कि वो अब सिर्फ और सिर्फ दूर बैठकर खोखली धमकियां और गीदड़ भपकियां ही दे सकता है। जमीन पर उतरकर किसी ताकतवर दुश्मन से सीधे जंग लड़ने का पुराना मुद्दा वो पूरी तरह खो चुके हैं। इजराइल के वित्त मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री जैसे गद्दावर नेताओं को सरेआम अमेरिकी उपराष्ट्रपति द्वारा दी गई अपमानजनक नसीहत ने भी पूरी तरह साफ कर दिया है कि अमेरिका अब अपनी हदें पार करके इजराइल के आंतरिक राजनीतिक मामलों और उसकी कैबिनेट के फैसलों में भी भद्दी दखल अंदाजी करने से बाज नहीं आ रहा है। ये दुनिया के किसी भी संप्रभु और आजाद राष्ट्र के लिए इतिहास का सबसे बड़ा अपमान है कि कोई बाहरी और मतलबी मुल्क उसे चुभने हुए अगर देखा जाए तो उसे चुने हुए मंत्रियों को कमरे के सामने ये सिखाए कि उन्हें अपने देश की सरहदों की रक्षा कैसे करनी है और किससे डरना है। बहरहाल अमेरिका और इजराइल के बीच बंद कमरों से निकलकर चौराहे पर आई ये जुबानी और कूटनीतिक जंग अब सिर्फ बयानों और धमकियों तक सीमित वाली नहीं रह गई है, बिल्कुल भी नहीं रही है। इसके नतीजे बेहद घातक होने वाले हैं। आने वाले 60 दिन जो अमेरिका और ईरान के बीच बेहद संवेदनशील परमाणु वार्ता और अंतिम समझौते को अमली ड्रामा पहनाने के लिए तय किए गए हैं, इस पूरे मिडिल ईस्ट खित्ते की किस्मत और उसके भविष्य का अंतिम फैसला करेंगे। लेकिन एक बात तो साफ है कि आज पूरी दुनिया के सामने शीशे की तरह साफ हो चुकी है कि इस पूरे गंदे खेल में अमेरिका ने अपनी वफादारी, अपनी साख और अपने चरित्र का जनाजा खुद अपने ही हाथों से निकाल दिया है। अब आने वाले समय में देखना ये बेहद दिलचस्प और रोमांचक होगा कि नेतन्याहू की चालाक सरकार अमेरिका के इस ऐतिहासिक धोखे से और पीठ में छुरा घोंपने वाली हरकत का क्या और किस रूप में जवाबी हमला करती है कि इजराइल बिना किसी अमेरिकी बैसाखी, बिना उसके डॉलरों और बिना उसके हथियारों के इस मिडल ईस्ट के खूनी और खतरनाक चक्रव्यूह से सुरक्षित बाहर निकल पाता है या नहीं, या फिर ये जंग पूरे रीजन को अपनी आगोश में ले लेगी। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के इस बेहद सनसनीखेज पल पल बदले और रहस्यमयी मोड़ पर हमारी नजरें लगातार एक एक गतिविधि पर बनी रहेगी। तब तक के लिए बस इतना ही और देखते रहिए हमारा एक खास शो विश्व युद्ध। और लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।